हेलो एवरीवन। सो आप सभी के फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर होगा, मतलब आई मीन अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, बट आई होप सभी के एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आ ही जाएंगे जल्दी ही। एंड अभी क्या है कि भी देखो, आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, तो अभी सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपका एक है कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है, तो बेसिकली कॉर्पोरेट लॉ को हम कंपनी लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट मतलब कि कॉर्पोरेट वर्ड यानी कि कंपनी वर्ड। ठीक है, तो कंपनी लॉ है आपका। तो कंपनी लॉ में आपका बहुत सारे चैप्टर्स होंगे। तो उसमें जो सबसे पहला चैप्टर हमारा वो है द कंपनी। तो द कंपनी में हम फर्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारी कंपनी होती क्या है, कंपनी कहते हैं किसे हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, मतलब बहुत सारा इसमें हमें मटेरियल पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम इसी से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे अपना जो पहला चैप्टर है वो है द कंपनी। ठीक है, तो द कंपनी मतलब कि कंपनी होती क्या है। ठीक है, बेसिकली कंपनी को कहा क्या जाता है। ठीक है, कंपनी वर्ड तो सभी उसमें, लेकिन कंपनी की ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है। ठीक है, जो कि हमारे लॉ में एक्ट में लिखा गया है। ठीक है, उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, उसको कैसे उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे और कैसे उसको हम समझेंगे, तो उसी को हम आज देखेंगे कि आखिर कंपनी होती क्या है। ठीक है, तो आई होप हम स्टार्ट करते हैं कि कंपनी होती क्या है। ठीक है, एक सेकेंड मैं जरा इसको वो कर लेता हूँ। ओके, तो चैप्टर का नाम है द कंपनी। ठीक है, तो द कंपनी, तो हम सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि कंपनी होती क्या है। तो कंपनी वो होती है जहाँ पे कि बेसिकली सभी को पता होता है कंपनी क्या होती है। इतना नॉर्मल सी चीज़ बताने की जरूरत नहीं, कंपनी क्या होती है। ठीक है, तो कंपनी सभी को पता होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, देखते हमारे कंपनी में दिया क्या है, कंपनी की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ कंपनी बोलता है, डेफिनेशन ऑफ कंपनी बोलती है द कंपनी एक्ट, मतलब जैसे आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, मतलब जो भी एक एक्ट होता है उसके अंदर बताया गया होता है कि वो है चीज़ क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा जो सेक्शन नंबर 1 होता है वो हमारा क्या होता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। और जो हमारा सेक्शन नंबर 2 होता है, ध्यान दीजिएगा, जो सेक्शन नंबर 2 होता है उसमें हमारी सभी प्रोविजंस की, मतलब उस एक्ट से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं वो हमेशा सेक्शन नंबर 2 में दी हुई होती हैं। एंड इन केस कभी कभी कुछ एक्ट्स में सेक्शन 3 में भी जाती हैं, हो जाती है डेफिनेशन। अदरवाइज हमेशा जो सेक्शन नंबर 2 होता है वो हमेशा डेफिनेशन ही बताता है हर एक्ट का। ठीक है, और सेक्शन नंबर 1 जो होता है वो एक्सटेंड, शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट बताता है। और सेक्शन 3 से हमारे उस एक्ट के प्रोविजन स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसी तरह से हमारा जो कंपनी एक्ट है, तो उसमें हमारी डेफिनेशन दी हुई है कंपनी की, कंपनी होती क्या है। और जो कंपनी एक्ट में वो जो डेफिनेशन दी गई है उसका सेक्शन नंबर है 2 सबसेक्शन 20। क्या सेक्शन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। तो क्या बोला है, द कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइंड है। ठीक है, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस एक्ट। मतलब एक कंपनी होनी चाहिए, उसको हम कंपनी तभी मानेंगे जब वो एक, मतलब जो हमारा लॉ है, ठीक है, यानी एक्ट है, उस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो। इनकॉर्पोरेट मतलब कि रजिस्टर्ड होना, इनकॉर्पोरेशन मतलब इसका रजिस्ट्रेशन होना। ठीक है, रजिस्टर्ड हो। अब वो जो हमारा अभी करंट एक्ट चल रहा है कंपनी एक्ट, वो 2013 है। ठीक है, तो इट मे बी 2013 है, तो 2013 में हो, या फिर 2013 से पहले जितने भी एक्ट्स आए हमारे, 2013 से पहले जितने भी हमारे कंपनीज एक्ट आए उनमें रजिस्टर्ड हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जो करंट हमारा एक कंपनीज एक्ट चल रहा है उसमें रजिस्टर्ड हो, या उससे प्रीवियस जो हमारे कंपनीज एक्ट है उनमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तभी उसको हम कंपनी मानेंगे, अदरवाइज हम उसे कंपनी नहीं मानेंगे। और जो हमारे प्रीवियस कंपनीज एक्ट है वो है हमारे 1850, 1886, 1882 एंड 1913 एंड 1956। सबसे पहला जो हमारा एक्ट आया था वो था 1850 में। उसके बाद फिर दूसरा एक्ट जो हमारा चेंजेस होकर न्यू एक्ट बना वो हमारा 1866 में बना, 16 साल बाद। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट बना 1882 में बना, फिर 1913 में बना, एंड फिर 1956 में बना, और फिर डायरेक्टली 1956 के बाद 2013 में बना। अप्रॉक्स 50 ईयर्स के बाद, 50 साल के बाद जाकर न्यू एक्ट बना, और वो है अभी जो चल रहा है करंटली वो हमारा 2030 चल रहा है। तो अभी सबको समझ में आया कि कंपनी होती क्या है। ठीक है, तो हम कंपनी को कंपनी तब मानेंगे जब वो कंपनीज एक्ट में, यानी 2013 में इनकॉर्पोरेटेड हो, और इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड हो। अदरवाइज उससे प्रीवियस जितने भी एक्ट हैं उसमें रजिस्टर्ड हो या इनकॉर्पोरेट हो। इनमें देखो, रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेशन ये दो वर्ड जो है ना, दोनों का मीनिंग सेम है। रजिस्टर्ड से मतलब उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, और इनकॉर्पोरेशन मतलब उसका इनकॉर्पोरेट रजिस्टर। ये दो वर्ड हमेशा आपको यूज होंगे पूरे इस लॉ में। ठीक है, इस कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेशन एड
यूज होगा। तो ध्यान रखना कि इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग क्या होता है और रजिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। क्लियर। उस बाद देखो आप, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैने क्या बोलते हैं, अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी जो है एक एसोसिएशन, वो भी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। क्या बोला, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, मतलब उसको क्रिएट किया जाता है, ठीक है, क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी एंड अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। क्या बोला है, एक जो कंपनी होती है वो एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है और वो लॉ के द्वारा बनाई जाती है, लॉ के थ्रू बनाई जाती है, ठीक है, और उसका एक सेपरेट एंटिटी होता है, मतलब उसकी भी एक सेपरेट पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, ठीक है, और उसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है। एंड डोंट वरी, परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है वो आगे आपको पता चल जाएगा, अभी ज़्यादा इस पर फोकस मत करना कि नहीं परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, ठीक है। तो जितने भी इसमें पॉइंट सारे टाइम टू टाइम क्लियर होते जाएंगे, बट अभी जितना डेफिनेशन जो बोला उसको हम देखते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो उसका उस कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, एंड उस कंपनी के पास, जो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होगी उसके पास एक कॉमन सील होनी चाहिए। हमारी जो कंपनी होगी, पहली चीज तो उसकी एक सेपरेट एंटिटी होनी चाहिए, दूसरा परपेचुअल सक्सेशन होगा उसका, और उसके पास एक कॉमन सील होगी। क्लियर, आई होप क्लियर। आगे देखते हैं। अब हम सबसे बात करते हैं कि देखो हर चीज का कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हम देखते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, हमारे कंपनी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो हम कंपनी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो सबसे पहला कंपनी का कैरेक्टर, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अब भी ऊपर सेम वर्ड आया था, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ये ना इनकॉर्पोरेटेड। तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता क्या है, हम पहले ये जानेंगे कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता क्या है, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता क्या है, तो ये देखते हैं। तो क्या बोलता है, अ कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर दिस प्रेविलेंट और पॉपुलर कंपनीज एक्ट, मतलब कि इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए वो तो जो हमारा प्रेजेंट एक्ट चल रहा है, एक्ट 2013, या उससे प्रीवेलेंट, यानी प्रीवेलेंट मतलब प्रीवियस एक्ट, यानी और पॉपुलर मतलब जो प्रीवियस एक्ट हमारे हुए हैं 1913, 1956, 1882, 1886 एंड 1850, इन एक्ट्स में वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए या फिर इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मांगेंगे। अब क्या बोलता है, इफ द नंबर ऑफ मेंबर एंड एसोसिएशन, सपोज एक एसोसिएशन, एक नॉर्मल से आप कोई भी एसोसिएशन चला रहे हो, एक फर्म चला रहे हो, एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो, ठीक है, हो सकता है एक्सीड इन द एसोसिएशन फॉर्म बाय कैरिंग अ बिजनेस प्रॉफिट मोटिव, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट और एनी अदर इंडियन लॉ, अदरवाइज इट बिकम्स इलीगल एसोसिएशन। मतलब क्या कहने का, अगर एक कंपनी में 50 वर्कर से ज्यादा, 50 एम्प्लॉय से ज्यादा वर्क कर रहे हैं, उसको एक्सीड कर जाते, 50 तक है नो प्रॉब्लम चलेगा, बट अगर 50 को एक्सीड करता है तो फिर आपको उस कंडीशन में उस एसोसिएशन को आपको एज अ कंपनी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, फिर वो आपकी एसोसिएशन नहीं रह जाएगी। लाइक आपकी एक फर्म थी, एग्जांपल लेते हैं, आपकी एक फर्म थी, पार्टनरशिप फर्म थी, अब पार्टनरशिप फर्म में आपके 50 एम्प्लॉयज थे, 50 एम्प्लॉयज तक तो ठीक है, उसे हम पार्टनरशिप फर्म ही ट्रीट करेंगे, बट जैसे ही उसमें 50 एम्प्लॉयज से ज्यादा एक्सीड होते, 51 जैसे ही हो जाएंगे, फिर आपको उस पार्टनरशिप फर्म को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और उसको कंपनी का दर्जा देना पड़ेगा, ठीक है, उसको एज अ कंपनी ट्रीट करना पड़ेगा, बिकॉज लॉ बोलता है, हमारा एक्ट जो बोलता है, कंपनीज एक्ट, अगर किसी एसोसिएशन में 50% से या 50 एम्प्लॉयज से 50%, देखो पर्सन का मतलब होता है या फिर 50, एसोसिएशन मतलब होता है, मेंबर्स का मतलब होता है 50 मेंबर्स से ज्यादा। मेंबर्स यार एम्प्लॉयज भी तो कंपनी के मेंबर ही होते हैं ना, पर्सन भी तो जो वहां पे काम कर रहे होते हैं वो एम्प्लॉय के मेंबर ही होते हैं ना। तो अगर एक फर्म में एक उसमें 50 मेंबर्स से ज्यादा एक्सीड करते हैं तो उस कंडीशन में आपको उसे फिर कंपनी एज अ कंपनी रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो फिर उसे इलीगल एसोसिएशन माना जाएगा, फिर उसे हम लीगली नहीं रख सकते, वो इलीगल एसोसिएशन माना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोलता है, एटलीस्ट 7 पीपल आर इन पब्लिक कंपनी एंड एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी। अभी प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी ये क्या होता है, आप सेकंड चैप्टर में देखोगे जो कि है आपका टाइप्स ऑफ कंपनी, तो उसमें आपका क्लियर होगा कि हमारा पब्लिक कंपनी क्या होता है एंड प्राइवेट कंपनी क्या होता है और मेंबर्स क्या होते हैं एंड उसमें 7 मेंबर्स क्यों चाहिए होते हैं और 2 मेंबर्स क्यों चाहिए होते हैं, ठीक है। बट एक उसका एक फीचर है, तो आप ध्यान मतलब समझ लो कि एक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 7 पीपल होने चाहिए, 7 मेंबर्स होने चाहिए, रिक्वायर्ड मेंबर है, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, तभी आपकी वो कंपनी
बन सकती है। अगर आपको पब्लिक कंपनी बनाना है तो एटलीस्ट पब्लिक कंपनी बनाना है तो एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए, तभी वो इनकॉर्पोरेट होगी एज अ पब्लिक कंपनी। और अगर आपको एज अ प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है उसको, यानी कि एज अ प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड करना है, तो मिनिमम 2 मेंबर्स होने ही चाहिए। क्लियर? क्या बोला है? इन 2013 एक्ट इफ फॉर्मिंग 1% कंपनी एज अ प्राइवेट कंपनी। अब क्या होता है, सपोज एक सिंगल पर्सन है, उसको भी कंपनी फॉर्म करनी है, तो सिंगल पर्सन कंपनी भी फॉर्म कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं। तो उसके लिए एक अलग स्पेशल प्रोविजन है कि उसे हम 1% कंपनी बोलते हैं। वो प्राइवेट, वो होती तो प्राइवेट कंपनी है, बट उसको हम ट्रीट करते हैं, प्रोनाउंशिएट करते हैं एज अ 1% कंपनी। क्लियर? नेक्स्ट हमारा फीचर है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। भाई देखो, जो हमारी कंपनी होती है वो हमारी आर्टिफिशियल होती है, ठीक है, उसका कोई नेचुरल बर्थ नहीं होता, मतलब वो कोई उसको बनाया जाता है लॉ के थ्रू, एक्ट के थ्रू, उसको प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, उसका कोई नेचुरल बर्थ नहीं। जैसे लाइक हम लोगों का बर्थ हुआ, हम लोग पैदा हुए हैं, हमारे ऐसा उसको नेचुरल बर्थ नहीं है, ठीक है। उसको प्रोसेस के थ्रू, लॉ के थ्रू, एक्ट के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। तो वही होता है उसका, इसीलिए उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, और वो लीगल पर्सन होती है कंपनी अगर एक्ट में रजिस्टर्ड है तो हम उसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोलते हैं। तो क्या बोलता है, देखो, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज एन आर्टिफिशियल बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। वही चीज बोला ना कि इट इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ, बिकॉज वो क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है लॉ के थ्रू, एक्ट के थ्रू, एंड उसका कोई नेचुरल बर्थ नहीं है, इसीलिए उसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। बिकॉज अगर नेचुरल बर्थ होती तो हम लोगों जैसा होता ना, उसको हम अपने जैसा ट्रीट करते हैं, ह्यूमन बींग जैसा। बट वो क्या है ना, उसका सारे जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बींग से राइट होते हैं, सेम राइट्स होते हैं, बट क्या है ना, उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। क्लियर? इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द ऑपरेशन ऑफ लॉ। वो एग्जिस्टेंस में आती है किसके थ्रू? ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू आती है। इट इज लीगल बिकॉज इट्स एग्जिस्ट इन आई ऑफ लॉ। उसको हम लीगल इसलिए बोलते हैं, लीगल क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो लॉ की नजर में एग्जिस्ट करती है, वो प्रेजेंट है, वो एग्जिस्ट करती है। अगर कहीं काम पड़ता है तो कंपनी होती है, ऐसा नहीं कि बना के छोड़ दिया, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस है, वो भी लॉ की नजरों में, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? लीगल बोलते हैं। नेक्स्ट है अ कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन परचेज एंड सेल एसेट, इट कैन फाइल अ शूट ऑन सो। मतलब एक कंपनी जो है वो एसेट्स को परचेज भी कर सकती है, सेल भी कर सकती है, और किसी दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, या दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, या किसी पर कंपनी केस भी कर सकती है, ठीक है, या कंपनी पर भी कोई केस कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनीज पर ही केस होते हैं, कंपनी भी किसी पे केस कर सकती है, बिकॉज इट इज अ लीगल पर्सन। क्लियर? इट इज द आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मतलब उसके पास उसका, मैंने क्या बोला, एक वो प्रॉपर एक ह्यूमन है, ठीक है, बट क्या है ना, उसका नेचुरल बर्थ नहीं है, बस वो, इसलिए उसको आर्टिफिशियल माना जाता है, बाकी अदरवाइज सारे राइट्स होते हैं उसके पास। नेक्स्ट हमारा क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। ये इंपॉर्टेंट होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसको कई बार हम डॉक्ट्रिन ऑफ विल कॉर्पोरेट ऑफ विल बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट विल बोलते हैं। तो क्या बोलता है? लॉ कैन बी डिफाइंड द वॉल बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर। कॉर्पोरेट विल जो होती है वो एक वॉल क्रिएट करती है बिटवीन मेंबर्स एंड कंपनीज, कंपनी और मेंबर्स की, जो कंपनी होते हैं और उसके जो मेंबर्स होते हैं उसके बीच में एक लॉ, वो एक वॉल क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो क्या बोलता है? कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज डिस्टिंक्ट बिटवीन फ्रॉम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, इट हैज ओन इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट। मतलब वो मेंबर्स अलग है, ठीक है। अगर कल को कोई बात होगी ना, तो कंपनी की जो, अगर किसी को केस करना तो कंपनी पे करेगा, मेंबर्स पे नहीं करेगा, बिकॉज वो कंपनी है, इसीलिए उसको बोला है कि उसका एक लीगल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, लीगल पर्सन है। तो मेंबर्स, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे, शेयर होल्डर्स अलग होंगे, और कंपनी जो होगी वो अलग होगी, ठीक है। शेयर होल्डर्स क्या होंगे? उस कंपनी में एज अ एम्प्लॉय होंगे, एज अ एम्प्लॉय वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। तो कंपनी जो होगी वो अलग होगी, उसका अलग एग्जिस्टेंस होगा, और मेंबर्स होंगे उसका अलग एग्जिस्टेंस होगा। क्लियर? अब परपेचुअल एग्जिस्टेंस देखो, परपेचुअल सक्सेशन, ऊपर भी ये वर्ड आया था हमारा, कहाँ गया देखो, ये बताता हूं आपको, ये रहा परपेचुअल सक्सेशन। तो परपेचुअल सक्सेशन होता क्या है? तो क्या बोलते हैं? द कंपनी हैज, देखो मैं हाईलाइट करता हूं, द कंपनी हैज इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू वाइंडिंग अप, मेंबर में कम एंड मेंबर में गो,
बट कंपनी सर्वाइव अप टू द वाइंड अप। मतलब क्या बोलते हैं भाई, कंपनी जो है ना उसका परपेचुअल सक्सेशन है, वो खुद के जैसे खुद की एक वो होती है ना आइडेंटिटी होती है ना, उसी तरह से उसकी भी खुद की एक आइडेंटिटी है। मेंबर, आपके जो मेंबर मतलब शेयर होल्डर्स आएंगे, काम करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे और वो चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जिस दिन से वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है कंपनी, उस दिन से उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, उसकी मतलब वो एग्जिस्ट करने लगती है, और वो तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक कि उस कंपनी का वाइंडिंग का मतलब कि डिसॉल्व नहीं हो जाती है, बंद नहीं हो जाती है, तब तक वो मार्केट में या उस चीज मतलब इस नेचर में एग्जिस्ट करेगी, और वो भी लॉ की नजर में भी ठीक है, तो लॉ की नजर में भी एग्जिस्ट करेगी। तो मतलब कि क्या है, कंपनी में मेंबर्स आएंगे जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उसकी आइडेंटिटी को, नहीं कि नहीं यहाँ मेंबर्स आए थे और उन्होंने कंपनी छोड़ दी तो कंपनी बंद, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है माय डियर। कंपनी में मेंबर्स आते हैं जाते हैं, बट कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन, उसकी आइडेंटिटी रिमेन सेम रहती है जब तक कि उस कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं हो जाता है, मतलब वो डिसॉल्व नहीं हो जाती है, बंद नहीं हो जाती है तब तक। क्लियर। फिर नेक्स्ट हमारा है लिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो इसका एक सिंपल सा मीनिंग समझो कि जो कंपनी हमारी जो लायबिलिटी होती है ना, वो कंपनी लायबिलिटी कई टाइप की होती है। देखो गारंटी ऑफ लायबिलिटी, गारंटी होती है, और एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी, और एक होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनी जो हमारी फर्म होती है ना, वो कई टाइप की होती है। एक होती है कंपनी बाय लिमिटेड शेयर्स, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी, और दूसरी होती है कंपनी बाय गारंटी, और एक होती है कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, तो अब क्या बोला, अ कंपनी विद लिमिटेड बाय शेयर्स। अब मतलब लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है। तो देखो क्या बोला, अ कंपनी विद, पहले एक बार हम रीड करते हैं फिर समझते हैं। अ कंपनी विद लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। मैंने क्या बोला था, तीन टाइप की होती है। कंपनी विद लिमिटेड हो सकती है, कंपनी विद अनलिमिटेड हो सकती है, और कंपनी बाय गारंटी हो सकती है। अब हम समझते हैं कि हमारे तीनों होते क्या है। देखो क्या बोला है, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इट्स लिमिटेड टू बी अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ठीक है, मतलब अब क्या बोला कि जो कंपनी की लायबिलिटी होगी ना, वो लिमिटेड होगी। जैसे लाइक कंपनी के लायबिलिटी रखी कि नहीं, हाँ सिर्फ हम 10,000 के शेयर्स ही इशू करेंगे मार्केट में, तो 10,000 के शेयर्स ही इशू होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। कोई पार्टनर आया, कोई मेंबर आया, उसने बोला कि भाई मैं सिर्फ इसमें 10 लाख ही इन्वेस्ट करूंगा इस कंपनी में, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूं, तो वो 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, तो 10 लाख तक की ही उसकी लायबिलिटी होगी। जैसे ही 10 लाख की लायबिलिटी क्रॉस करेगी, फिर उसके आगे की उसकी लायबिलिटी नहीं होगी, वो सिर्फ 10 लाख तक ही लायबिलिटी को बेयर करेगा, उससे आगे वो लायबिलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो वो क्या हो गया, लिमिटेड बाय शेयर हो गया। अब एग्जांपल फॉर इंस्टेंस, इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इन अ कंपनी इज 100 एंड अ मेंबर हैज ऑलरेडी पेड 70 per share, he can call upon to pay only 30 rupees पर शेयर। मतलब किसी ने 100, वही चीज होगी ना, किसी ने 100 रुपए के शेयर्स परचेस किए तो लिमिटेड है वो, ठीक है, 100 रुपए के शेयर्स परचेस किए और उसने 70 ऑलरेडी पे कर दिया, तो उससे हम सिर्फ 30 रुपीज की ही डिमांड कर सकते हैं, उससे ज्यादा की नहीं कर सकते कि नहीं काम करो भाई, मुझे 100 रुपए मतलब 130 रुपीज बचे और जरूरत आपको 50 रुपीज की है, तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि आप मुझे सिर्फ 50 रुपीज दीजिए, नहीं, उसकी लिमिटेड है, उसको 100 रुपीज देने थे, वो 70 आपको ऑलरेडी पे कर चुका है, 30 उसका बचा, तो आप सिर्फ 30 के लिए ही उसको कॉल कर सकते हो, उससे ज्यादा का आप उसको नहीं बोल सकते हो। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, शेयरिंग ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस इन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट लिमिट ऑफ सच अमाउंट। एक फिक्स अमाउंट होता है, जैसे वही चीज हो गई ना कि उसने बोला मैं बस 1 लाख तक, 1 लाख तक की मेरी गारंटी है, उसके बाद की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, तो 1 लाख तक की जब वो कंपनी जिस दिन वाइंड अप होगी, जिस दिन उसको डिसोल्यूशन होगा, तो 1 लाख तक की गारंटी अगर उसको पे करना होगा तो एक अगर वो लॉस में जारी होगी तो 1 लाख रुपए पे कर देगा, सिंपल। बट अगर 1 लाख से और मान लो अगर लॉस आपका 10 लाख का हुआ है, तो सिर्फ उसमें से वो जो पर्सन होगा जिसने लिमिटेड बाय गारंटी से उसमें गया होगा, उसने शेयर्स परचेज किया, तो सिर्फ 1 लाख रुपए ही उसमें वो देगा लॉस का, उससे ज्यादा का वो नहीं देगा, और उससे ज्यादा का तो मांग भी नहीं सकते उससे। क्लियर। तो क्या बोला है, द एक्सटेंट ऑफ सच अमाउंट एज द मेंबर में अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वही चीज बोला ना कि सिर्फ उतना ही आप उससे रिक्वायर्ड कर सकते हो, उतना ही मांग सकते हो आप जितने की उसने लायबिलिटी ली थी, जितने की उसने गारंटी दी। अगर उसने 1 लाख की गारंटी दी तो डिसोल्यूशन के टाइम, वाइंडिंग अप के टाइम वो सिर्फ 1 लाख तक की ही लायबिलिटी बेयर करेगा। अगर 2 लाख के लिए उसने गारंटी ली है तो 2 लाख के लिए, मतलब कहने का है जितने तक की उसने गारंटी ली है उतने तक की ही वो गारंटी लायबिलिटी को पे करेगा, अदरवाइज उससे ज्यादा का वो नहीं करेगा, और उससे ज्यादा का तुम करवा भी नहीं सकते हो उससे।
नेक्स्ट हमारा आगे देखते हैं, सम टाइम द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ लिमिटेड बाई कंपनी कैन बी मेड अनलिमिटेड इफ एग्रीज इन राइटिंग टू मेक हिज लायबिलिटी द सेम। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे अब अनलिमिटेड होगी, किसी ने बोला भाई मैं अनलिमिटेड शेयर्स लूंगा, तो अगर उसको अब उसने अनलिमिटेड बाई पार्ट, अगर एक उसमें कंपनी में उसने शेयर्स लिए और उसमें जाके मेंबर बना, वो भी अनलिमिटेड बाई लायबिलिटी, तो अब अनलिमिटेड बाई लायबिलिटी है अगर उसको, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, जितने का भी डिसोल्यूशन होगा, जो वाइंडिंग अप के टाइम पे जितने का भी लॉस होगा, सभी पार्टनर्स में इक्वल बढ़ जाएगा। तो जितना होगा उसके, अगर मान लो 50 लाख का आ रहा है और 3 मेंबर थे, तो जो उनके रेशियो रहेंगे उसी रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और अगर उनको और ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो मान लो और बढ़ गया, 50 लाख से 60 लाख हो गया सडनली, तो फिर वो मना नहीं कर सकते कि नहीं हाँ मैं, मतलब वो पर्सन या वो मेंबर मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं नहीं दूंगा, उसको देना ही पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्या है हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स? तो क्या होता है, द शेयर्स ऑफ द मेंबर एक्सेप्ट इन प्राइवेट कंपनी मे बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। इस केस में क्या होता है, देखो कि जो शेयर्स होते हैं ना, बेसिकली आप प्राइवेट कंपनी को छोड़कर जितनी भी आपकी कंपनीज होती हैं, ठीक है, आप सब में बेसिकली 2 ही टाइप की कंपनी होती है, चाहे 1% कंपनी, चाहे जो 1% कंपनी जो भी होती है उसे भी हम प्राइवेट कंपनी ही ट्रीट करते हैं। तो जो पब्लिक कंपनी हुई उसमें आप ट्रांसफर शेयर्स नहीं कर सकते हो, सॉरी उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो, माय मिस्टेक, आप पब्लिक कंपनी में अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो, बट आप प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, पहला चीज। अब इसमें एक कंडीशन और आती है, प्राइवेट कंपनी में आप शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो, बट उसमें एक रिस्ट्रिक्शन होती है, आपको उस रिस्ट्रिक्शन को आपको पास करना पड़ेगा बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन है और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, ये आपको आगे के चैप्टर में देखने को मिलेगा, प्रमोशन है या फिर आपका डायरेक्टर है, उस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, और फिर उसमें पता चलेगा कि हम कैसे शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में इतना ही समझो कि प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं हो सकते हैं, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जिसमें हमें एसआर, स्पेशल रिजोल्यूशन और ओआर यानी स्पेशल रिजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को पास करना पड़ता है, और वो पास होने के बाद ही हम प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट पब्लिक कंपनी में हम फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं, आप जब चाहो आप अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट हमारा कॉमन सील। अब क्या है कि भाई देखो सीधी सी बात है, हर कंपनी का एक कॉमन सील होता है। अब कॉमन सील को क्या बोल सकते हो, एक सिग्नेचर। अब एक नॉर्मल सी बात है, जो जिस पर्सन का बर्थ हुआ है, क्लियर, जिस पर्सन का बर्थ हुआ है वो तो चलो सिग्नेचर कर देगा, बट कंपनी कैसे सिग्नेचर करेगी? कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। अब आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसके लिए क्या बनाया गया लॉ ने कि भाई उसकी कॉमन सील होगी। अब वो क्या है, कॉमन सिग्नेचर की जगह उस कंपनी की कॉमन सील लगाई जाती है। जैसे आपने कई जगह देखा होगा, कई पेपर्स देखा होगा, डॉक्यूमेंटेशन कहीं ना कहीं देखा ही होगा, तो वहाँ पे जो एक स्टैंप लगाई जाती है ना, उसी स्टैंप को हम बोलते हैं कॉमन सील। तो कॉमन सील एक्चुअली में क्या होता है, उस पर्सन की या उस कंपनी की वो सिग्नेचर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या बोला, every company has own common seal with which is affixed on all documents of the company। मतलब कि जो कि हर डॉक्यूमेंट पे लगाई जाती है उस कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, हर डॉक्यूमेंट्स पे उस कंपनी की सील जरूर होगी। आगे क्या बोलता है, द कॉमन सील इज यूज एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ द सिग्नेचर। मतलब सिग्नेचर की जगह यूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ कंपनी तो सिग्नेचर कर नहीं सकती है, बिकॉज आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसके लिए अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसलिए वो स्टैंप यूज करते हैं। स्टैंप मीन्स की कॉमन सील, और जो कॉमन सील होगी वो विद द नेम ऑफ कंपनी, जब भी लगाई जाएगी उस पर कंपनी का नेम होगा। क्लियर। अब उसके बाद हमारा लास्ट बचता है, लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, सेपरेट प्रॉपर्टी। देखो एक होती है सेपरेट लीगल एंटिटी, मैंने ऊपर देखो एक तुमको बताया था सेपरेट लीगल एंटिटी, और एक होती है सेपरेट प्रॉपर्टी। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, सेपरेट प्रॉपर्टी अलग केस है, सेपरेट लीगल एंटिटी अलग केस है। ठीक है, तो सेपरेट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द कंपनी इज हैविंग राइट टू एक्वायर एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टीज इन इट्स ओन नेम। भाई कंपनी का क्या है कि अब जो कंपनी का मालिक है वो ये नहीं कह सकता कि कंपनी के लिए प्रॉपर्टी मैं खरीदूंगा, मेरे नाम पे होगी। अगर वो ऐसा करता है, अगर अपने नाम पे लेकर कंपनी की बता दो, तो वो प्रॉपर्टी कंपनी की नहीं ट्रीट की जाएगी, वो उस मेंबर की ही ट्रीट की जाएगी, बिकॉज कंपनी के पास खुद का राइट है, खुद का एग्जिस्टेंस है। तो कंपनी का
सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो कंपनी है वो प्रॉपर्टी को एक्वायर भी कर सकती है, हायर भी कर सकती है, ट्रांसफर भी कर सकती है, परचेज भी कर सकती है और सेल भी कर सकती है, और वो भी अपने खुद के नाम से। लाइक एबीसी लिमिटेड है तो अब जो भी प्रॉपर्टी परचेज की जाएगी वो एबीसी, अगर कंपनी के लिए परचेज की जाएगी तो अपनी कंपनी अपने नाम से परचेज करेगी एबीसी लिमिटेड के नाम से, और अगर अगर ट्रांसफर की जाएगी तो एबीसी के नाम से ही ट्रांसफर की जाएगी, ना कि उसका जो ओनर होगा या उसके जो मेंबर्स होंगे उनके नाम से ट्रांसफर की जाएगी। क्लियर? क्या बोला गया? सेपरेट प्रॉपर्टी डिफाइंस इफ द एसेट्स आर कंपनीज एसेट्स। क्लियर? इफ द एसेट्स आर कंपनीज एसेट्स देन इट विल बी ऑल्सो बी कंपनीज एसेट्स। मतलब कि अगर कंपनी की एसेट है तो कंपनी की ही रहेंगी, ठीक है, मेंबर की एसेट कभी नहीं होंगी। अगर वो मेंबर की एसेट है तो मेंबर की ही एसेट्स रहेंगी, वो कंपनी की एसेट हम उसे नहीं बोल सकते हैं। सपोज आप एक कंपनी में आप मेंबर हो, ठीक है, तो आपके पास एक कार है, ठीक है, तो आपकी ही कार कही जाएगी, आपकी ही कार ट्रीट की जाएगी मेंबर की, वो कंपनी की कार ट्रीट नहीं की जाएगी। हाँ, अगर वो कंपनी ने परचेज किया है कार तो वो कंपनी की प्रॉपर्टी हुई, वो कंपनी की एसेट हुई, आपकी मेंबर की एसेट ट्रीट नहीं की जाएगी वो। क्लियर? तो क्या बोल रहा है? कंपनीज एसेट्स देन इट विल बी ऑल्सो बी कंपनीज एसेट, नेवर बी द मेंबर्स एसेट। वही चीज आ गई ना कि नेवर बी द, वो मेंबर्स की एसेट नहीं हो सकती है। ऑल्सो द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज टू बी कंपनीज लाइबिलिटी नॉट द मेंबर्स लाइबिलिटी। मतलब जब एसेट कंपनी की हो सकती है और तो लाइबिलिटी भी कंपनीज की होंगी ना, तो कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी की ही रहेगी, वो मेंबर्स की नहीं होंगी, और मेंबर्स की लाइबिलिटी जो होगी वो कंपनीज की ही लाइबिलिटी, वो मेंबर्स की लाइबिलिटी रहेगी, कंपनी की लाइबिलिटी कभी नहीं होगी। एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक क्रेडिटर था, उसको कुछ पैसे देने, कंपनी को पैसे देने थे किसी को, ठीक है, उसने कंपनी ने सामान परचेस किया था एक दूसरे वेंडर से, ठीक है, तो जो वेंडर है यानी जो क्रेडिटर है, अब वो क्रेडिटर जो है ना वो पैसे की जो डिमांड कर सकता है वो उस कंपनी से कर सकता है, वहां के मेंबर्स को नहीं कर सकता। या अगर कल को एक नोटिस भेजता है तो कंपनी को नोटिस भेजेगा कि मुझे मेरा पैसा दो, वो मेंबर्स को नोटिस नहीं भेज सकता है, ठीक है, बिकॉज वो जो लाइबिलिटी है, वो जो पैसा है वो कंपनी को देना है ना, मेंबर्स को नहीं देना। बिकॉज प्रॉपर्टी क्या बोला? सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है और मेंबर्स की प्रॉपर्टी अलग है। सपोज अगर कंपनी को किसी से पैसे मिलने हैं तो उसके में कंपनी को ही पैसे मिलेंगे, जो पैसा जाएगा वो कंपनी के नाम पे जाएगा, कंपनी के अकाउंट्स में जाएगा, ना कि मेंबर के अकाउंट। अगर ऐसा हो, अगर मेंबर के अकाउंट में जाता तो फिर वो इलीगल है, गलत है, ऐसा होगा, हो ही नहीं सकता। तो क्या वही चीज, मतलब सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो एसेट है, जो लाइबिलिटी है, अगर वो मेंबर की है तो वह मेंबर की ही रहेगी, कंपनी की कभी नहीं ट्रीट की जाएगी, और अगर वो कंपनी की लाइबिलिटी और एसेट है तो कंपनी की ही ट्रीट की जाएगी, मेंबर की कभी भी नहीं ट्रीट की जाएगी। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बेसिक से स्टार्ट किया है, बाकी धीरे धीरे हम अपना स्पीड बढ़ा देंगे। आज फर्स्ट लेक्चर है तो ये अपलोड करते हैं, डेली लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा मैं यूट्यूब पे, तो आप वहां से देख सकते हो। एंड इसके बाद अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, या फिर हाँ कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप वहाँ पे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछिए, अब मैं आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको वहाँ बता दूंगा। और इसके बाद जो इसमें भी थोड़ा सा और टॉपिक है, एक डिफरेंस है कम, इसमें भी एक थोड़ा सा इसमें और कंटेंट बचा है फर्स्ट चैप्टर में, कि आपका कंपनी में और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, तो वो हम कल के लेक्चर में देख लेंगे। तो कल अपना फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एंड परसों से हम फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनी। तो उसमें हम टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे। तो अभी क्या है ना, बेसिक स्टार्टिंग, अभी स्टार्टिंग में क्या लगेगा आपको, तो ऐसा लगेगा नहीं बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, समझ में ही नहीं आ रहा, बट ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं, सब धीरे धीरे, जैसे अभी क्या ना पहली बार पढ़ रहे हो, तो जब कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हो तो स्टार्टिंग में समझ में किसी को नहीं आता है, क्या जब उसको धीरे धीरे जब 2-3 चैप्टर पढ़ लोगे ना, तो अपना ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में, माइंड में आ जाएगा कि नहीं हाँ ये है। एंड अगर ये नोट्स चाहिए किसी को तो मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर किसी को नोट्स वगैरह, ये जो नोट्स बना रखे मैंने, अगर ये नोट्स किसी को चाहिए, रिक्वायरमेंट हो तो मुझे बता देना, मैं शेयर कर दूंगा। बिकॉज मेरे पास, मैंने इसका लिंक नहीं जनरेट किया है, ठीक है, तो जब लिंक जनरेट करूंगा तो बता दूंगा। एंड आई होप मैं एक काम करता हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ इसके लिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह सारे शेयर कर दूंगा जो भी इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। एंड इसके बाद मैं अभी क्या कहते हैं, कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी स्टार्ट करूंगा कुछ टाइम बाद, आई होप इस मंथ से तो नहीं, नेक्स्ट मंथ जुलाई से मैं आपकी जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी स्टार्ट कर दूंगा इसी चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, एंड कॉर्पोरेट लॉ तो मिल रहे हैं,
बाकी और जो एक दो सब्जेक्ट्स आपके और हैं वो भी मैं देख लूँगा, और उसमें है कुछ बेसिकली तो वो मैं आपको करवा दूंगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। एंड हाँ, चाहे ये बीकॉम ऑनर्स वालों का था, ठीक है। एंड इसके बाद जो है बीकॉम का है, जो प्रोग्राम वाले हैं उनके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो उनका पहला चैप्टर है उसके लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। तो वो उसमें होंगे CMA के नाम से होगा, CMA इंटर ग्रुप 1 द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बेसिकली देखो क्या है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तीन लेक्चर हैं, 3 लेक्चर मैंने पूरा कवर कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आप वहाँ से देख लेना। और अगर आपको लगता है कि नहीं हाँ चाहिए मुझे, तो एक बार मुझे बता देना, मैं वापस से बना दूंगा, वापस से लेक्चर अटेंड कर लूँगा, लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँगा इसका, और वो आपको शेयर कर मतलब अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम कल देखते हैं, कल अपना ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।